हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से हिंदी की क्लास में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम और आप सब लोग अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। हमने हिंदी में बहुत सारे पाठ की चर्चा कर ली है। काव्य पाठ सभी की चर्चा हम लोगों ने कई लेक्चर में कर ली है। हमारा हिंदी का जो कोर्स है वह भी थोड़ा सा ही बचा है। 2-3 पाठ पूरे करने के बाद हम सब लोग व्याकरण की ओर बढ़ेंगे। आप सभी को व्याकरण अच्छी तरीके से करना होगा, पढ़ना होगा, क्योंकि व्याकरण के बहुत सारे मार्क आप लोग अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत लेखन विभाग की भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आप सभी को लेखन विभाग में निबंध लेखन, पत्र लेखन, अहवाल लेखन ये सब कुछ पेपर स्टाइल में होता है। तो आप सभी को उसके बारे में जानना है। लेकिन आज हम लोग एक पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 11, एक यात्रा यह भी। इस पाठ का शीर्षक है एक यात्रा यह भी। लेखक द्वारा निर्मित इस पाठ में कोई एक यात्रा के बारे में चर्चा की गई है। लेखक रामदरस मिश्र, जन्म सन 1924। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। अपनी कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुवर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर आपकी कविताओं के संग्रह है। बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते आपकी कहानी संग्रह है। खाली घर, वसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ, आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले यानी कि ऑटो वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयता पूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। देखिए, लेखक है वह किसी यात्रा पर गए होंगे और वहाँ पर उनका परिचय किसी रिक्शा वाले यानी कि ऑटो वाले से होता है और लेखक उनसे इतना घुल मिल जाते हैं कि
उसके जीवन की एक घटना जानते हैं। ऑटो वाले से उसके जीवन की कोई घटना जानते हैं और उस घटना से जो नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण होता है, यानी कि नारी के प्रति जो ऑटो वाले का सम्मान होता है, वह देखकर लेखक उसमें से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। देखते हैं लेखक की यात्रा और ऑटो ड्राइवर की जो कहानी है उससे नारी का सम्मान कैसे प्राप्त होता है। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना रहता है, डर बना होता है। देखिए, यात्रा भीरू, तो ऐसा शब्द हमने पहले भी किसी पाठ में देखा था। भीरू, भीरू यानी कि डर। यात्रा भीरू, यात्रा करने से डरने वाला। तो ये जो शब्द है वह आप सभी को शब्द समूह के लिए भी उपयोगी हो सकता है। तो आप सब लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। यात्रा भीरू, यात्रा करने से डरने वाला, यात्रा भीरू। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। देखिए, लेखक है वह भी सामान्य व्यक्ति है। हम भी कभी कहीं बाहर घूमने जाए या कहीं पर यात्रा करने जाए तो हमें भी डर बना रहता है कि कैसे कैसे व्यक्ति से हमारा पाला पड़ सकता है। अभी के समय में किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करना मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए लेखक को भी मन ही मन में यात्रा पर निकलते समय डर बना रहता है। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंतः शंतः किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। देखिए, लेखक को सबसे बड़ी असहजता यानी कि सबसे बड़ी मुश्किल तो उनसे लगती है कि ये जो अंतः शंतः यानी कि मनमाना, अपनी मन मर्जी का करने वाला, उसे अंतः शंतः कहा गया है। वह ऑटो वाला अपनी मर्जी से किराया मांगता है, अपनी मन का मालिक होता है। उससे लेखक को बहुत डर लगता है कि ऐसे लोगों से पाला पड़ सकता है। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। देखिए, लेखक कहते हैं कि अपने शहर में तो डर नहीं लगता है, लेकिन दूसरे शहर में ऐसा लगता है कि कैसे कैसे लोग मिलेंगे, वह भरोसे के लायक भी होंगे या नहीं, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, ऐसी चिंताएं भी लेखक के मन में बनी रहती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। देखिए, लेखक है वह कहते हैं कि इस बार हमें एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। तो इससे हमें मालूम होता है कि लेखक की ये जो यात्रा है वह ग्वालियर की है। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्त बनी हुई थी। आश्वसित यानी कि तसल्ली, आश्वासन बना हुआ था। स्टेशन पर उतरते ही
ऑटो वाले पीछे पड़ गए। देखिए, ये तो हर स्टेशन की कहानी होती है कि अगर हम कोई भी स्टेशन, बस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन हो, वहाँ से बाहर निकलते हैं तो टैक्सी वाले और ऑटो वाले हैं वह पीछे पड़ जाते हैं कि मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मेरे ऑटो में बैठ जाइए। तो लेखक भी यही कहते हैं कि स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए, हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। देखिए, लेखक कहते हैं कि सब ऑटो वाले पीछे पड़ गए थे लेकिन हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। उसमें से एक नवयुवक ऑटो वाला यानी कि कोई युवान ऑटो वाला साथ लग गया, यानी कि साथ चलने लगा और कहने लगा हमारे ऑटो में आ जाइए। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई। लेखक है वह उस नवयुवक ऑटो वाले की बात ना सुनते हुए आगे बढ़ते चले गए तो जोरों की आवाज़ आई, यानी कि उस नवयुवक की आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहाँ जाएंगे? और कोई ऑटो करेंगे ही तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? देखिए, जो नवयुवक है वह कह रहा था कि अगर आप चलते रहे और कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, तो उसके लिए आपको ऑटो करना ही पड़ेगा, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। देखिए, सब ऑटो वाले में से जो नवयुवक ऑटो वाला था, यानी कि जो युवान था, ऑटो वाला था, उसने जिद कर कर आवाज़ लगाई कि आपको कहीं ना कहीं जाने के लिए ऑटो करना ही पड़ेगा, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? तो लेखक को उस ऑटो वाले की बात में कुछ सच्चाई और आकर्षण नजर आया। उसे महसूस करते ही लेखक ने उसकी ऑटो में जाने के लिए स्वीकृति दे दी। स्वीकृति यानी कि मंजूरी दे दी उनकी ऑटो में जाने के लिए। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। देखिए, सारे रास्ते लेखक का कहना है कि वह हमसे प्रेम भरी बातें करता रहा और जहाँ पर लेखक को जाना था डॉक्टर को मिलने के लिए, वहाँ उस डॉक्टर के पास लेखक को पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। डॉक्टर को दिखाने के लिए लेखक और उनकी पत्नी ग्वालियर गए थे। ऑटो वाले ने उसको डॉक्टर के यहाँ पहुँचा भी दिया, लेकिन डॉक्टर के घर की कॉल बेल यानी कि बाहर दरवाजे के बाहर जो घंटी होती है वह बजाई। फिर ज्ञात हुआ, यानी कि लेखक को पता चला कि डॉक्टर ने अपने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? देखिए, ऑटो वाला है वो समझ गया कि डॉक्टर ने क्लिनिक बदल दी है, तो बिना किसी का इंतज़ार किए और लेखक के बिना बोले ही
ऑटो वाले ने उनको नई जगह यानी कि डॉक्टर ने जो नई जगह रखी थी अपने क्लिनिक की, वहाँ पर लेखक और उसकी पत्नी को पहुँचा दिया। मैंने पूछा, कितने पैसे दे दूँ? लेखक है वह ऑटो से उतरते हुए ऑटो वाले से पूछते हैं कि कितने पैसे दे दूँ? बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। देखिए, ऑटो वाला है वह लेखक को बाबूजी कहकर संबोधित करता है। बाबूजी, जो इच्छा है वह दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया होगा। देखिए, जो पहले डॉक्टर के घर पर गए थे और वहाँ पर डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी, तो वहाँ से यहाँ तक का किराया अतिरिक्त हो गया होगा ना। तो अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा। उसने पूछा, बाबूजी, यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। देखिए, लेखक को पैसे देकर फिर ऑटो वाले ने पूछा कि बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो लेखक ने होटल का नाम बताया और फिर कहा कि तुम जाना चाहो तो तुम चले जाओ, हमें यहाँ पर देर लग सकती है। उसने पूछने पर बाबूजी ने यही बताया है कि होटल पर जाने के लिए हमें देर लग सकती है। तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? देखिए, जब लेखक ने बताया कि हमें देर लग सकती है, तुम चले जाओ, तो ऑटो वाला कुछ बोला नहीं। लेकिन लेखक के डॉक्टर के मिलने के बाद बाहर आने पर भी वह ऑटो वाला बाहर ही खड़ा हुआ था। लेखक को लगभग घंटा भर लग गया था डॉक्टर को दिखाने में, फिर भी वह ऑटो वाला वही खड़ा हुआ था। अब उसे महसूस होने लगा, उसे यानी कि लेखक को महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। कुछ और है यानी कि इसमें कोई अलग बात है जो हमारे अंदर, हमारे भीतर घर करता गया यानी कि लेखक के मन में बसने लगा था। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? देखिए, ऑटो वाले ने लेखक और उनकी पत्नी को होटल पर छोड़ दिया था और फिर उसने पूछा कि फिर लेने कब आऊँ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको कहाँ जाना होगा, ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है? देखिए, ऑटो वाला है वह लेखक से पूछने लगा कि आप थोड़े दिन तो रुकेंगे ना, शहर में घूमेंगे फिरेंगे, तो फिर आपको कहीं जाना होगा तो मैं ले चलूँगा। वैसे आप यहाँ कब तक रुकने वाले हैं? ऐसा सवाल ऑटो वाले ने लेखक से पूछा। कल शताब्दी से लौटेंगे।
तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? देखिए, लेखक ने कहा कि कल शताब्दी से लौटेंगे, यानी कि कल शाम के बाद हम लौटेंगे। तो ऑटो वाले ने फिर से सवाल किया कि तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? यानी कि आपको कहीं घूमना हो तो मैं आपको लेने कब आ जाऊँ, ऐसा सवाल ऑटो वाला करता है। भाई, आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। लेखक कहते हैं, आज थके हारे हैं, आज कहीं घूमने नहीं जाएंगे, आज तो हम आराम करेंगे, कल घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे। ऐसा कहने पर जो ऑटो ड्राइवर है, ऑटो वाला है, वह कहता है, बाबूजी यह मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे फ़ोन कर कर बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। लेखक अचानक से सवाल करते हैं कि तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन, मोहन अच्छा नाम है। देखिए, ऑटो वाले ने अपना नाम क्या बताया? मोहन। तो लेखक प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। देखिए, दूसरे दिन सुबह ही मोहन अपनी ऑटो लेकर दोनों को घुमाने के लिए होटल पर पहुंच गया। एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। ग्वालियर में घुमाने के लिए लेखक और उनकी पत्नी को एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। लेखक कहते हैं कि मोहन लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा के नाम से संबोधित करता रहा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आप सभी को 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि लेखक को और उनकी पत्नी को ऑटो वाला किस नाम से संबोधित करता था। लेखक को बाबूजी के और पत्नी को अम्मा के नाम से संबोधित करता था। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। लेखक कहते हैं कि घूम घुमाकर, यानी कि ग्वालियर में पूरे दिन घूमकर होटल पर लौटे तो साथ में चाय पीने के लिए उसे भी, यानी कि मोहन को भी अपने कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। देखिए, ऐसे ऑटो वाले को चाय पर बुलाया तो उसे संकोच तो होगा ही, लेकिन फिर भी वह बहुत संकोच के साथ चाय पीने के लिए कमरे में आ गया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के ही हो? देखिए, लेखक और उनकी पत्नी के साथ चाय पान यानी कि चाय नाश्ता करते करते उनके बीच की पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। और लेखक की पत्नी है, उन्होंने मोहन से पूछा कि बेटे तुम ग्वालियर के ही हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। देखिए, उन्होंने यानी कि मोहन नाम का जो नवयुवक था, उसने लेखक की पत्नी को जवाब देते हुए कहा कि
नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। मूलतः यानी कि वास्तव में, जहाँ हम जन्म से रहते हैं, वास्तव में वह आगरा का है। यहाँ आना पड़ गया यानी कि कोई संजोगों और कोई परिस्थिति के अनुसार उसे यहाँ ग्वालियर आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है। देखिए, लेखक कहते हैं कि उनको और उनकी पत्नी को लगा कि वह यहाँ का नहीं आगरा का है। ये बात कहते कहते कुछ भर आया यानी कि अंदर से वह गदगद हो गया, थोड़ा सा दुखी लगने लगा, इसीलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। देखिए, लेखक को लगा कि उसे थोड़ा सा दुख हुआ, वह अपने आप अंदर से भराया, तो वह और उनकी पत्नी चुप रह गए और उन्होंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन वह स्वयं ही अपने आप बोल पड़ा। आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था। देखिए, इस मोहन ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह आगरा में रहने वाला है, आगरा में अपना घर है, उसके जो माँ बाप है वह बचपन में ही गुजर गए थे, उनके बड़े भाई ने उनकी परवरिश की थी। परवरिश यानी कि पालन पोषण करना, बड़ा करना, तो मोहन के बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। मोहन का बड़ा भाई पेशे से वकील है। मोहन कहता है कि मैं भी बीए पास हूँ, मोहन के पास भी बीए की डिग्री है, लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए वह नौकरी की खोज कर रहा था। देखिए, आज के लेक्चर में हम इतना सा ही पाठ को देखते हैं और आगे के लेक्चर में थोड़ा सा पाठ को और आगे बढ़ाएंगे कि फिर मोहन के जीवन में ऐसी क्या घटना घटी कि वह लेखक और उनकी पत्नी के साथ यह बातें करने लगा। तो लेखक और उनकी पत्नी की यह यात्रा आगे कैसी रहती है वह हम इससे आगे के लेक्चर में देखेंगे कि मोहन ने कैसे नारी का सम्मान करते हुए अपने जीवन में क्या और कैसे किसी नारी को स्थान दिया है, वह हम इससे आगे के लेक्चर में देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। आई होप आप सभी को आज का ये जो इतना पाठ है वह समझ में आ गया होगा कि लेखक क्यों और कैसे ग्वालियर पहुँचे और वहाँ पर उनकी मुलाकात एक ऑटो ड्राइवर से, एक ऑटो वाले से होती है और वह उनसे घुल मिल जाते हैं। इससे आगे का पाठ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।